नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की स्टैटिक जीएस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के लिए एनसीईआरटी वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह सीरीज महेश कुमार बर्नवाल जी की एनसीईआरटी वन लाइनर बुक से संबंधित है। आज की इस सीरीज में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा उसके भारतीय प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखेंगे। सभी प्रश्न वन लाइनर रूप में हैं। आइए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस। ये सीरीज में भारत आए थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? या वास्को डी गामा के द्वारा भारत आगमन 17 मई 1498 को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? आंसर है जमोरिन, स्थानीय शासक थे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? आंसर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया। विभिन्न देशों के खोजकर्ता। वास्को डी गामा भारत की खोज की। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई। तस्मान के द्वारा तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की गई। बार्थोलोमियो डिजाय के द्वारा केप ऑफ गुड होप, उत्माशा अंतरिप जिसे कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पास है, उसकी खोज की गई। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है अल्बुकर्क। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? आंसर है नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेस आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? डच हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में इसे नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया, देश है पुर्तगाल, 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कोच्चि में स्थापित हुआ था भारत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ब्रिटेन की कंपनी थी। 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत में सूरत में इसकी स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1600 को यह इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी थी। इसकी स्थापना 1602 में मसूलीपट्टनम में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डेनमार्क 1616 में ट्रावनकोर में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस फ्रांस की कंपनी है। 1664 ईस्वी में सूरत में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रोनोलॉजिकल क्रम यह है। पुर्तगाली, डच,
ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस और लास्ट में स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में यहां से गए। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? डचों के द्वारा यह कार्य किया गया। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज के बीच। डचों की शक्ति यहीं पे समाप्त हो गई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये थे सर जॉन चाइल्ड। इन्हें औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? ये फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रोगांजा, इनका नाम था, राजकुमारी कैथरीन ब्रोगांजा के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। प्रमुख शहरों के संस्थापक शहर और इसके संस्थापक हैं। कलकत्ता के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नॉक। मद्रास फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के संस्थापक हैं एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बंबई के संस्थापक हैं गेराल्ड आंगियार। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था? आंसर है बिहार। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? ये कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी। 1668 में की गई थी। यही कारण था अंग्रेज की भी कोठी सूरत में थी और फ्रांसीसियों की भी कोठी सूरत में बनी और दोनों में काफी अधिक युद्ध हुआ। आगे चलकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। डुप्ले के द्वारा फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पौंडीचेरी में बनवाया गया। फोर्ट लुई किला पौंडीचेरी। बनाने वाला फ्रांसीसी। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट। वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया?
फ्रांस को पराजित किया था वॉन्डिवॉस के युद्ध में। फ्रांसीसियों की शक्ति यहीं पे क्षीण हो गई थी। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स-ला-शपेल की संधि से 1748 ईस्वी में हुआ। इसके साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक युद्ध का विवरण नीचे दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक। कारण इसका था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। किस संधि से समाप्त हुआ? एक्स-ला-शपेल की संधि से 1748 ईस्वी में यह समाप्त हुआ। युद्ध अनिर्णित रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 ईस्वी तक। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, इसका प्रमुख कारण था पौंडीचेरी की संधि 1755 से यह समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, परिणाम इसका हुआ ब्रिटेन मजबूत स्थिति में पहुंच गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका प्रमुख था। पेरिस की संधि 1763 से यह समाप्त हुई और फ्रांस की पराजय यहां पे हुई थी। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आंसर है मुर्शिद कुली खां, 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित की? आंसर है मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? आंसर है अलवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? यह था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये थे आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? ये बने मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? यह प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। 23 जून 1757 को हुई थी। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि वर्ष 1773। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? आंसर है मीर कासिम। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? यह था हेक्टर मुनरो।
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये था मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुई थी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? आंसर है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? ये कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इसे कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। राज्य स्थापना काल संस्थापक बंगाल 1717 से 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खां के द्वारा। हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क चिंकलीस खां के द्वारा। भरतपुर 18वीं शताब्दी चूड़ामन बदनसी के द्वारा। ये दो थे, चूड़ामन एवं बदनसी के द्वारा। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में सआदतउल्ला खां इसके संस्थापक थे। अवध 1722 से 1724 सआदत खां बुरहान उल मुल्क जिनका उपनाम है। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी मुहम्मद खां बंगश इसका संस्थापक था। मैसूर 18वीं शताब्दी हैदर अली के द्वारा मैसूर की स्थापना की गई। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। सिख संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को सिख संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये शाह शुजा से प्राप्त किए थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संधि संपन्न हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? यह लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में समाप्त हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ये थे खड़ग सिंह। महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि 1806 में। अमृतसर की संधि 1809 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? यह था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह लॉर्ड गफ थे नेतृत्वकर्ता। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यह दिलीप सिंह थे।
वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह था लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा स्थापित की गई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक। शासक थे हैदर अली। बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेरलस्ट। संधि मद्रास की संधि से समाप्त हुआ 1769 में। विशेषता यह रही, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक। शासक थे हैदर अली। बंगाल के नवाब थे वॉरेन हेस्टिंग्स। मंगलौर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ 1784 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक। शासक थे टीपू सुल्तान। बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी और इसके साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी इस समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में काफी निर्णायक युद्ध था। टीपू सुल्तान और लॉर्ड ब्लेजली के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। मैसूर सहायक संधि के द्वारा इसे युद्ध की समाप्ति हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद की संधि से 1765 के बाद। 1765 से। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था, जिसे लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था गौरव सत्येंद्रनाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एचिंसन आयोग 1886 ईस्वी में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इंसलिंगटन आयोग 1912 में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923 में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ली आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग के काल में। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भूमि सुधार हेतु स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लागू की गई थी।
भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आंसर है लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा शुरुआत की गई थी सहायक संधि की। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ये था हैदराबाद। 1798 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, को किसके द्वारा लागू किया गया था? यह डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया था कि अवध में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, शासन चलाना मुश्किल है और वहाँ पे अकाल पड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे रिपोर्ट की जो भी इंफॉर्मेशन थी सारी झूठी इंफॉर्मेशन थी। व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य: सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849 ईस्वी में, संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? यह जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग है। ये स्ट्रेची आयोग 1880। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थायी स्वशासन का जनक। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार: नेपाल पर अधिकार 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा यह अधिकार किया गया था। सिंध पर 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। भूटान पर 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा किया गया। बर्मा पर 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के द्वारा अधिकार किया गया। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन हैं? ये रजनी पाम दत्त हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ये जे.एन. टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कावासाकी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? ये श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 ईस्वी में असम में स्थापित किया गया था। दार्जिलिंग चाय के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा। प्रमुख कृषि पद्धतियां प्रथा 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 20 कट्ठा में 3 कट्ठे भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम व पेशगी के रूप में धन देते थे। ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था। एक था स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा था महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त को देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया 1793 ईस्वी में। क्षेत्र इसका था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग पर यह लागू था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को प्रदान किया गया था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी। ये जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत था। रैयतवाड़ी ये प्रारंभ टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था 1820 में। क्षेत्र था बंबई, मद्रास, असम। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग था इसके अंतर्गत। भूमि का मालिक किसान होता था और टैक्स भी किसान के द्वारा ही लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। कर की दर 33% से 55% तक थी और यहाँ पे कर की दर 60% से भी अधिक थी। 60% से अधिक थी। बिहार को गरीब राज्य बनाने में इस नीति का भी सबसे बड़ा हाथ रहा है स्थायी बंदोबस्त का। 90% तक ये टैक्स ले लिया जाता था जमींदारों के द्वारा। महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया 1822 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब का क्षेत्र, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। महालवाड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग पर यह लगाया गया था टैक्स। भूमि पर गांव का अधिकार था और पूरा गांव एक साथ मिल करके टैक्स देते थे। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं की थी। कर की दर थी 60%। प्रभाव इसका क्या हुआ? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता बढ़ती गई। कृषि में ठहराव तथा अवनति हो गया। कोई बढ़ावा कृषि को नहीं दिया जाने लगा। कृषक मजदूर होते गए, खेत बिकते गए। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? यह थी रैयतवाड़ी। 51% ब्रिटिश भूभाग पर यह लागू थी। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। जमींदारों को 20 वर्ष के लिए
या इससे अधिक के लिए उनको जमीन परमानेंट रूप से दिया जाता था टैक्स की वसूली करने के लिए। सूर्यास्त का नियम इसी से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। साथियों, ये थी एनसीईआरटी सीरीज की वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाती रहे और आपको इससे लाभ प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।